सर बहुत सारे हमारे दर्शक होते हैं जो एकदम नए इन्वेस्टर होते हैं, जिन्हें अभी पता नहीं है कहाँ से निवेश शुरू करना है, या फिर निवेश की बिल्कुल शुरुआत ही करी है, अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज में है। सर अगर नए निवेशकों की बात करूँ मैं, तो किन फंड से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए, किन फंड से शुरुआत कर सकते हैं, बेहतर रहेंगे उनके लिए? श्योर। सो अगर एक नए इन्वेस्टर है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको इक्विटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा या हार्डली कुछ पता होगा। तो कोई नए इन्वेस्टर है तो उनको मैं दो चीज बोलूंगा। पहला तो आप अपना रिस्क एपेटाइट समझ लो, क्या रिस्क एपेटाइट है। दूसरा, आपके गोल्स डिसाइड करो कि आपने अगर गोल्स डिसाइड कर दिया तो आपकी आधी लाइफ इजी हो जाएगी यार। इससे 80% आपका काम हो गया। फिर यहाँ पे फिर टेक्निकल एलोकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अराउंड वो 50%। ऑब्वियसली ये जो मैं पोर्टफोलियो बोल रहा हूँ एटलीस्ट 5 to 6 years के आजू बाजू उनको एटलीस्ट रखना होगा, जहाँ पे अराउंड 50% वो लार्ज कैप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। अराउंड 20 to 30% वो इन हाइब्रिड एंड मल्टी एसेट फंड में डाल सकते हैं। हाइब्रिड एंड मल्टी एसेट फंड इसलिए रहो कि आपकी वॉलिटिलिटी कम होगी। एंड थोड़ा बहुत अराउंड 10% गोल्ड का भी एलोकेशन ले सकते हो। द रीजन बिहाइंड गोल्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब मार्केट बढ़ता है गोल्ड गिरता है, जब मार्केट गिरता है गोल्ड ऊपर जाता है। तो एक थोड़ा अच्छा लगेगा ये जब मेरे फंड सब नीचे है लेकिन गोल्ड का एटलीस्ट एक तो कुछ अच्छा ऊपर है, तो वहां पे आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर आपको अच्छा लगेगा। प्लस एज आई सेड कि लार्ज कैप मैं क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज आपको वहां पे रिटर्न आएगा, वहां पे वॉलिटिलिटी भी आपको अच्छी दिखेगी कि क्या है क्या नहीं। एक साल एक आप पूरी ऊपर और नीचे पूरा एक साइकिल देख लो, आपको डर नहीं लग रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट स्मॉल एंड मिड कैप। तब तक आप स्मॉल एंड मिड कैप में मत जाइएगा। जी। सर आप बार बार बोल रहे हैं कि हमें जो है अपना रिस्क एपेटाइट जो है वो सवाल में ज़रूर बताना चाहिए। मैं मान के चल रही हूँ हमारे बहुत से दर्शक हमें नहीं बताते हैं, तो आप थोड़ा ये भी उन्हें तरीका बता दीजिए कि कैसे पता करें कि उनका रिस्क एपेटाइट कितना है ये, क्योंकि हर बार हम भी कहते हैं कि आप अपना रिस्क एपेटाइट ज़रूर बताइएगा। थोड़ा उनको गाइडेंस दे दीजिए, रिस्क एपेटाइट वो कैसे जो है अपना पता कर सकते हैं। इसके अलावा उनका कौन सा लक्ष्य किस टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, मीडियम टर्म का है, ये वो कैसे तय करें, ये भी थोड़ा बताइए। सो यहाँ पे मैं एक थंब रूल होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि 100 माइनस योर एज, उतना आपका इक्विटी एलोकेशन। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम 35 और 100 माइनस 35, तो मेरा इक्विटी एलोकेशन 65 का होना चाहिए, नहीं कि 100% एलोकेशन बाकी डेट पे होना चाहिए। ये थंब रूल बोलता है। जहां तक रिस्क एपेटाइट इज कंसर्न, रिस्क एपेटाइट कैसे हम लोग को आपको डिफाइन करना है कि फर्स्ट इज कि मेरा इनकम है, उसके इनकम पे कोई मेरी लोन्स है कि नहीं है, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट बच रहा है, मेरा कितना इमरजेंसी कॉर्पस है, या इनकेस कुछ जरूरत पड़ी तो मेरे फंड्स तो मेरे नहीं निकलेंगे ना। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है आपको रिस्क एपेटाइट समझने के लिए। अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जब एक 100 रुपया या 1000 रुपया डाल दो मार्केट में, मार्केट गिरता है, अगर आपको नेगेटिव देख के डर लग रहा है मतलब आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है। अगर और दूसरा, अगर मार्केट गिर रहा है, अगर आपका मोबाइल या आपका इंटरनेट पे कंटिन्यूस चेक करते रहते हो तो भी आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है। तो अगर आपको फर्क नहीं गिर रहा है, अगर मार्केट गिर रहा है आपको फर्क नहीं गिर रहा है, यू एक वेरी जनरली बोल रहा हूँ, अगर फर्क नहीं गिर रहा है तो आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा बहुत है। पर आपको डर लग रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरा है, निकाल लगा, उससे आपको इम्पैक्ट हो रहा है, डेफिनेटली आपको अपना रिस्क एपेटाइट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।